तो ये आपने आत्मरक्षा ही सिखाने का क्यों सोचा? मतलब आप समाज सेवा में तो बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम बिला तेरी यही कहानी, हाथों में है आंचल और आंखों में पानी। जो हमारी बेटियां हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बेटियों को सशक्त बनाना है। अपने लड़कों को भी सिखाने की जरूरत देखिए, समझाइश तो आज की जनरेशन लेगी नहीं। है। उसके पीछे भी कोई खास वजह? समाज में बढ़ते हुए अपराध देखा तो फिर ट्रेनिंग देना शुरू किया। साड़ी में तो हम इमेजिन ही नहीं करते हैं कि कोई हमें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग साड़ी पहन के भी दे सके। इस वजह से मैंने साड़ी में ही ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो पॉसिबल है। माँ बाप से ही बोल रहे हैं कि अरे तो आप ही का तो डिसीजन था कि हमको पैदा करना। ये आजकल फैशन हो गया है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो बिना रुके, देरी किए, बिना कपड़े बदले, बिना नहाए धोए आप अपना कंप्लेन लॉन्च कराने जाए। माँ ध्यान नहीं दी, माँ हंसती जा रही, माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर वो बोल रही है मेरी बेटी है और ये तूने जो पहना अच्छा लग रहा है। तो कहती है कि क्या है ये सब बातें क्यों कर रही हो यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक विद रीता में। आज हमारे समाज में कितने ही ऐसे लोग हैं जो दूसरों की समस्याओं को देखते और समझते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की समस्याओं को समझते भी हैं और उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। आज हमारे समाज में, हमारे देश में बेटियां कहीं भी जाएं पर वो सुरक्षित नहीं हैं। उनके लिए सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। और इस विषय पर बात करने के लिए श्रीमती ब्रिज त्रिपाठी जी से अच्छा और कौन हो सकता है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती ब्रिज त्रिपाठी जी को, जो कि कई सालों से इस पर काम कर रही हैं और निःशुल्क और निश्चल भाव से लोगों की सेवा कर रही हैं, हमारी बेटियों को सक्षम बना रही हैं कि वो कहीं भी जाने से पहले घबराएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई हो और आगे बढ़ें। तो चलिए स्वागत करते हैं श्रीमती ब्रिज त्रिपाठी जी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने ऐसा क्या देखा या आपके मन में ये विचार क्यों आया कि हमें नारी को और अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अबला से सबला बन सकें और आत्मविश्वास उनका बढ़ सके। ऐसा आपने क्यों सोचा? देखिए, महादेवी वर्मा जी की एक कविता है ना, बिला तेरी यही कहानी, हाथों में है आंचल और आंखों में पानी। तो वो मैं पढ़ती थी तो उसके बाद उन्होंने ही लिखा, सबला के ऊपर भी उन्होंने लिखा। तो मैंने वो सब आत्मसात किया। तो बचपन से, चूँकि हम 2 बहनें थीं घर में, तो मेरी माँ का एक कहना चाहिए विज़न था। उस ज़माने में एक विज़न था कि बेटियों को सशक्त बनाना है। तो उन्होंने हमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाई, दोनों बेटियों को दिलवाई। मेरी बहन जूडो में है और मैं ताइक्वांडो नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो नेशनल खेल के जब आई तो कुछ साल, जैसे हम कहते हैं ना कि ज़्यादा उस ऐसे सब चिंताएं नहीं थी, छोटी उम्र थी। फिर समाज में बढ़ते हुए अपराध देखा, समझदारी आई, मन दुखता था, पेपर में पढ़ते थे तो सोचा क्या किया जाए। तो फिर ट्रेनिंग देना शुरू किया। उस ट्रेनिंग देते देते समझ में आया कि सिर्फ आपको मार्शल आर्ट नहीं करवाना है, मार्शल आर्ट एक लंबा प्रोसेस होता है। तो मैंने अपने कुछ टेक्निक्स डेवलप किए जो कि आप किसी भी वेशभूषा में हो, किसी भी कहते हैं ना कैसे भी, तो आप वो टेक्निक्स आजमा के अपना उस खतरे को या कहना चाहिए गलत कुछ हो रहा है तो आप उससे निकल सकते हैं। तो मैंने कुछ एक टेक्निक्स, लगभग 12 टेक्निक्स मेरे खुद के डेवलप किए हुए हैं। अच्छा, आपने खुद ही ये डेवलप किए हैं? उन दिनों तो फेसबुक और ये सारी चीज़ें हुआ नहीं करती थी, तो मैंने कभी डाला भी नहीं और आज भी नहीं डाला हुआ है कभी। मगर एक अच्छी बात है कि आजकल लोग ये सब टेक्निक्स डालते हैं तो एक अवेयरनेस तो बढ़ा है। तो इस तरीके से दिमाग में आया, मैं ट्रेनिंग देने लगी। फिर 2012 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ तो मन बहुत बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ। तब से डिसाइड किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ तक हो सके अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को मैं ट्रेनिंग दूँ। मेरा एक ही ध्येय रहा है। मैं पूरे एमपी में घूम के मैंने अपने से हर जगह जहाँ ज़रूरत मुझे लगी वहाँ मैंने ये ट्रेनिंग दी है। ओके।
तो जब भी आपके बारे में चर्चा होती है या लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग यही बात करते हैं कि अरे वो ब्रिज मैडम जो साड़ी पहन के बच्चों को, बच्चियों को, हमारी बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देती हैं, तो ये छवि कैसे बन गई आपकी? इसके पीछे एक मज़ेदार किस्सा है, मगर उसके वो मज़ेदार किस्से के पहले भी जब मैं साड़ी पहन के डेमोन्स्ट्रेट करने जाती थी, सिखाती थी, तो दिमाग में एक ही ख्याल रहता था कि जब आपका कोई ख़तरा है, जब आप किसी कहते हैं ना ऐसी स्थिति में हैं, तो आपका परिधान क्या है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप उस स्थिति से कैसे बचते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि ट्रैक सूट में वो ट्रेनिंग देते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि ट्रेनिंग देते वक्त ट्रैक सूट है तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए रियल स्थिति जो होती है, हम कहते हैं ग्राउंड लेवल पे हमें सोचना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पे सोचना चाहिए कि उस वक्त आपकी क्या स्थिति है। आप मान लीजिए कॉलेज से निकले आपने सूट पहना हुआ है, आप ऑफिस से निकले आपने साड़ी पहना हुआ है, या आप ऐसे कोई परिधान है आपका, घाघरा पहनी हुई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समस्या कभी बता के नहीं आती। सही बात है। तब आप ये बात का इंतजार नहीं कर सकते कि मैं ट्रैक सूट या कंफर्टेबल ड्रेस में कपड़े चेंज करूं और फिर मैं जाके उस समस्या का समाधान कि मैं उसके बाद इससे निपटूं, इस स्थिति से निपटारा कर सकूं। सही बात है। तो ये इस वजह से मैंने साड़ी में ही ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसके पीछे एक जो मोटिवेशन था वो था कर्नाटका की एक कलरीपैट करने वाली अम्मा है जो साड़ी में ही वो कलरीपैट सिखाती है। तो मैंने कहा जब वो कलरीपैट जैसा इतना मतलब कठिन विद्या सिखा सकती है, तो फिर ये तो मेरे टेक्निक्स ऐसे हैं कि एक दुबली पतली बच्ची भी एक अच्छा तगड़ा इंसान को पटक सकती है, उससे छुटकारा पा सकती है, उस खतरे से वो अपने आप को निजात दिला सकती है। मैंने ऐसे टेक्निक्स डेवलप किए हैं जिसमें साइंस लगता है, जिसमें हथियार नहीं लगता, ताकत नहीं लगता, और सिर्फ आपका कहना चाहिए, आपका एक सेंस काम करना चाहिए कि ये स्थिति है, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मेंटल अवेयरनेस, अलर्टनेस, ठीक है। तो अलर्ट होंगे तो एंटिसिपेट कर पाएंगे तो अवॉइड कर पाएंगे खतरे को। तो मेरा 3D पे काम होता है कि डिफेंड, डिसआर्म और डिसअपियर। ओके, सीधी बात, आप डिफेंड कीजिए, डिसआर्म कीजिए, सामने वाले को डिसअपियर हो जाइए। सबसे बड़ी बात होती है कि आप सेल्फ डिफेंस का एक मूल मंत्र है कि उस स्थिति से आप अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं। भाग जाना सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस है, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। मुझे बचना है। बिल्कुल सही बात है, मेन तो हमारा ये है कि हमें बचना है। अब साड़ी में इस वजह से मैंने साड़ी एक चूँकि भारतीय परिधान है और हम कम था कि मेरे भारत की महिलाओं को मैं कैसे आत्मरक्षा सिखाऊं, तो सबसे पहले दिमाग में आया कि इवन जो घरेलू कामगार जो महिलाएं हैं जो जाती हैं अकेले घरों में काम करती है, अगर उनके साथ भी कुछ होता है तो क्या किया जा सकता है, वो तो साड़ी में रहती है। तो एक बार यूँ हुआ कि एक NGO ने मुझे जो है बुलाया और आत्मरक्षा शिविर लगाने के लिए। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई, ऐसे ही साड़ी पहन के गई। तो वहाँ एक दैनिक भास्कर के एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि ये मैडम आ रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, तो बोले ये साड़ी में बोले आत्मरक्षा सिखाएंगी। तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं, स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने मुस्कुरा दिया। तो वो आके बोली मुझसे कि मैडम, अंशु गुप्ता मैडम, वो मुझसे बोली कि ब्रीज वो ऐसा कह रहे हैं, तुम कर पाओगी साड़ी में? मैंने कहा मैं साड़ी में ही करती हूँ, आपको पता है। तो बोले कि हाँ देखना आज। उनको ये लगा थोड़ा। तो जब मेरा हिंदुस्तान टाइम्स में वो फोटोग्राफ छपे और उन्होंने जब खुद देखा वो सब बैठ के, तो वो जो फ़ोटो छपा था वो इतना अच्छा फ़ोटो छपा था कि साड़ी में किसी को कैसे आप पटक रहे हो, ये एक बहुत मतलब बड़ी बात है। वो अलग ही एक छवि बन गई। उसके बाद इस एक कहना चाहिए घटना के बाद मैं ज़्यादा फेमस हो गई कि ये साड़ी में ही सिखाती हैं। तो इसके पीछे ऐसे कुछ मज़ेदार घटनाएं भी होती। लोगों को लगता है कि जैसे मैं पहुंचती हूँ स्टेज पे और साड़ी में पहुंचती हूँ तो वो थोड़ा मुझे दुखी मन से देखते हैं कि अरे ये क्या,
बात क्योंकि करने हमारी आने एक पे। छवि बनी, कई चीज़ों का क्या होता है कि पहले से हमने अपने मन में छवि बना ली होती है कि अगर कोई ट्रेनर है तो वो ट्रैक सूट पहन के आएगा या थोड़े वैसे वेस्टर्न परिधान ही पहन के आएगा। साड़ी में तो हम इमेजिन ही नहीं करते हैं कि कोई हमें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग साड़ी पहन के भी दे सकता है। तो इसीलिए मुझे आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी और मैं आपसे बात करना चाहती थी कि आप कैसे इस चीज़ों को सिखाते हैं साड़ी में, और मतलब कंफर्ट लेवल कैसा रहता है आपका, क्योंकि मुश्किल है साड़ी बहुत पहन के कंफर्ट रहता सिखाना। है, मुश्किल कुछ नहीं है। सबसे पुरानी सभ्यता हमारी हिंदुस्तान की है ना। तो भारत की सभ्यता में आप बताइए कौन सा परिधान था? साड़ी ही थी। बिल्कुल। अब ठीक है, हम उल्टा पल्ला लेते हैं, सीधा पल्ला था। क्या बोलते हैं, 9 गज की साड़ियाँ हाँ, थी। पहले साउथ में भी उसी तरीके से साड़ी पहना जाता था। जितनी भी कन्नम्मा हुई या रानी लक्ष्मीबाई हुई, आप नाम लीजिए, जितनी भी वीरांगनाओं की, सब ने घोड़े पे उसी साड़ी में अपनी वीरता दिखाई है। बिल्कुल। तो क्या हम एक छोटा सा सेल्फ डिफेंस का सेशन नहीं कर सकते साड़ी में? बिल्कुल कर अपनी सकती हैं रक्षा आप। नहीं कर सकते साड़ी में? बिल्कुल। और साड़ी के 3 या 4 स्टेप्स जो होते हैं जिसमें आपको लगता है बिल्कुल अरे ये कैसे किया जाएगा, तो मैं आपको बताऊं, साड़ी इतना कंफर्टेबल परिधान है कि आपका जितना स्ट्रेचिंग आप करना चाहे साड़ी में आप कर सकते हैं। बल्कि आपका टाइट जीन्स या आपका टाइट जो लोअर होगा वो उतना आपको स्पेस नहीं देगा स्ट्रेचिंग का, जितना आप साड़ी में मेरा कर एक सकते हैं। स्टेप है कि पीछे से आपको कोई पकड़ लेता है तो आप झुकते हो और उसका पैर पकड़ते हो और आप उसको पटकते हो। अच्छा। वो स्टेप जब साड़ी में करते हैं, हाँ। क्या होता है, सामने वाला कभी नहीं सोचता कि ये साड़ी में मेरा पैर पकड़ लेगी, पैर पकड़ लेंगे, है ना। और वो जब गिर जाता है तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ था। तो अनएक्सपेक्टेड मूव्स होने चाहिए आपको। आप दिखाते हैं कि किसी ने सब पकड़ा, ये नहीं करना, आप यूँ पकड़िए, फिर आप यूँ करिए। जब तक आपने मुझे पकड़ा और मान लीजिए आप मुझे खींच रही हैं, पकड़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो लोग कहते हैं यूँ कीजिए और यूँ पकड़ के यूँ लॉक खोलिए। ये सब करने के टाइम तक तो सामने वाला सजग हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो काम कर लेते हैं जो उन्हें करना क्योंकि होता है। आप जितना खींचते हैं सामने वाला उतना तेजी से आपको तेजी पकड़ता से है। आता है। आप जितना अबला बन के उसके सामने खड़े होते हैं, वो सोचता है कि अरे ये तो इजी प्रे है। और इजी शिकार के सामने इंसान खुद भी ईज हो जाता है। उसी बात का आपको फायदा उठाना है। अच्छा, ये सुनने वाले लेकिन इससे सीखिएगा नहीं, लड़कियों को सीखने के लिए है ये। जी नहीं, लड़कियों के लिए तो है ही मैम, लेकिन ये बहुत आज के ज़माने में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक जो भी बेटियां हैं हमारी, उनको आत्मरक्षा आनी ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप किसी मुसीबत में फंस गए तो पुलिस आने में, आपके माता पिता आने में समय लगेगा। तब तक वो आदमी आपका वेट नहीं करने वाला है या वो इंतज़ार नहीं करेगा, वो तो जो उनको करना है वो करना ही है। तो अगर आप आत्मरक्षा सीख जाते हैं और आप अगर उनकी गुरु हैं या आप सिखाती हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए और इजी हो जाएगा सीखना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने जैसे लोगों को देखते हैं किसी चीज़ को करते हुए, तो वो चीज़ हमें बहुत आसान लगती है। जी। लेकिन हम किसी अलग को अपने से देखते हैं तो वो चीज़ फिर हमें मुश्किल लगने लगती है। हाँ, ये बात आप एक संस्था भी चलाती हैं जिसका नाम रक्षिता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने रक्षिता नाम ही क्यों चुना? मतलब नाम तो बहुत सारे, हम कुछ भी नाम रख सकते थे। हाँ, जब रक्षिता का नाम रखने की बारी आई थी तो मन से एक आवाज़ आई कि नाम में भी काम दिखना चाहिए। अच्छा। वयम रक्षामि मेरा टैगलाइन है। इसका मतलब होता है कि ये असल में हमने उससे लिया हुआ है, भारतीय संस्कृति से भी उठाया हुआ है और बुद्ध से जुड़ा हुआ है। रक्षा करना, मैं रक्षा करती हूँ, वयम रक्षामि। तो मैं चूँकि एक आत्मरक्षा का काम ज़्यादा करती हूँ, महिलाओं के सशक्तिकरण का काम करती हूँ, बच्चों के जो है पोषण पे, बच्चों के बचाव पे बहुत सारा काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि नाम भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कहीं भी रक्षा का एक वो सूत्र दिखे कि रक्षिता। रक्षिता सुनते ही आपको लगता है ना कि कुछ तो रक्षा से जुड़ा हुआ है, और उसका टैगलाइन दे दिया वयम रक्षामि। तो इस वजह से ये नाम दिया आपने मैंने। रक्षिता नाम दिया। और मैम कब आपने ये संस्था शुरू करी थी? सन 2000 में ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा। तब चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा आत्मरक्षा पे काम नहीं करते थे, तो हमने फॉरेस्ट के बचाव के लिए और पौधारोपण और जो इस तरीके के काम होते थे उन दिनों जो बहुत ज़रूरत था, पानी बचाना, हैंड वॉश, इन तरीके के कामों में हम लोगों ने एजुकेशन, आप मानेंगे नहीं कि ट्राइबल एजुकेशन में बहुत काम गया।
अच्छा। और एल्डर्स जो अडल्ट एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, तो एल्डर्स को हमने बहुत सारा कहते हैं ना कि का से कमल ना सिखा के कमल से का सिखाया। अच्छा। क्योंकि एक एज होने के बाद मैं का से कमल नहीं समझ सकती, मेरे लिए तो सब अक्षर एक जैसा है। तो ये कमल है और ये कमल जो है का से शुरू होता है, वहाँ से शुरुआत किया। ऐसे हम लोगों ने सिरोंज और शंकरगढ़ उसके आसपास के ट्राइब्स को बहुत छुआ है। अच्छा। वहाँ स्पर्श हुआ है, काम हुआ है। तो वहाँ आप जाती थी और हाँ, वर्कशॉप सिरोंज वगैरह? में मेरा बहुत सारा काम है रक्षिता अच्छा। का। भोपाल में तो देखिए ऐसा है, अर्बन एरियाज में एनजीओज बहुत काम करती हैं। मैं भी वन अमाउंट क्यों रहूँ उसमें। तो मेरा ये था कि ऐसे जगह जाना चाहिए, तो मैंने हरदा, लटेरी, सिरोंज, विदिशा, अच्छा। इस तरीके की जगह चूज़ किया। अशोक नगर, गुना, ये इतनी जगह हमारा काम सतत चलता ही रहता है। अच्छा जी मैम, माफ़ करिएगा, बस मैं एक चीज़ लेकिन पूछना चाहूँगी आपसे कि मैंने आपका नाम जब लिखा हुआ देखा और मैंने आपका प्रोफाइल पे जो नाम देखा तो उसमें ब्रीज लिखा हुआ है। तो ब्रीज का मतलब तो ठंडी हवा का झोंका होता है, वो तो आप हैं, उसको तो मानना पड़ेगा। और साथ साथ आप लोगों को खून भी गर्म कर देती हैं उनका कि नहीं, ठंडी हवा का झोंका तो है मेरा नाम, लेकिन मैं बिल्कुल लोगों को रखती हूँ कि मैं सही कर सकती हूँ। तो इसके पीछे क्या कारण है? उनके साथ त्रिपाठी जुड़ा हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है मेन, वो अगर आप बताना चाहें तो। हाँ जी, पर्सनल क्वेश्चन है मगर आंसर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मेरे से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी डिफरेंट रिलीजन से आती हूँ इसलिए मेरा नाम ब्रीज है, सीधे खुल के पूछ लेते हैं वो लोग। तो मैं मूलतः केरल की हूँ और अच्छा। मेरा नाम ब्रीज नायर था शादी के पहले, और शादी मेरी सरयू पारी ब्राह्मण अयोध्या में हुआ है। अच्छा। तो अच्छा। केरल से यूपी तक का सफ़र है मेरा। तो ब्रीज नाम मेरी माँ को बहुत वो था कि मैंने कहा ना, मेरी माँ बहुत विजनरी लेडी है। उस ज़माने में जब हम आज से कितने सालों पहले मैं हुई, तब 50 दशक के पहले उनके दिमाग में था कि ऐसा कोई यूनिक नाम होना चाहिए। अच्छा। जिसे सुन के वो कहती थी साधारण नाम से लोग आपको याद नहीं रखते हैं। अच्छा। नाम डिफरेंट होता है तो आदमी सोचता है कि कौन है। हाँ। और एक स्ट्राइक करता है। तो उन्होंने नाम हमारा मेरा ब्रीज रखा। और अब ब्रीज नाम तो रखा, उसको जब त्रिपाठी के साथ जोड़ा गया, मैंने शादी के बाद जब अपना नाम बदला तो लोगों को ये लगने लगा कि शायद मैं क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती हूँ और मैंने किसी त्रिपाठी से शादी कर ली है, इसीलिए ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है और मैं मूलतः केरला की हूँ। तो चलिए वापस अपने सवाल पे आते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो आप बच्चों को आत्मरक्षा की, बेटियों को ट्रेनिंग देती हैं, तो वो कोई पर्टिकुलर जगह होती है और कैसे आप उनको, और उनके सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स को भी कन्विंस करना। क्योंकि बच्चे तो कन्विंस हो जाते हैं, बच्चे तो बालमन है, वो तो मान जाते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है। और आजकल के बच्चे तो पढ़ लिख भी रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, तो उन्हें समझ है कि हाँ हमें ये। पर सारे जो उनके माता पिता होते हैं वो सब अर्बन जगह के नहीं होते, कई रूरल भी होते हैं, तो गाँव के लोगों को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। तो आप कैसे कन्विंस करती हैं कि नहीं, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है? आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अर्बन में कभी ये प्रॉब्लम आती है मगर रूरल में कभी ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, अर्बन में अगर मैं कोई कैंप लगाऊं तो मैंने देखा है कि उतना इंटरेस्ट नहीं शो किया जाता है। अच्छा। जब मैं रूरल में कैंप लगाती हूँ तो हम कहते हैं ना कि गांव के लोग हैं, भोले हैं, वो इतने खुश होते हैं कि वहाँ की जो दादियाँ होती, नानियाँ होती हैं। जब हम लोग एक बार अभी दमोह गए थे तो मैं देख रही थी कि कितनी पुरानी, उस समय 5 साल पहले वो 80 साल की दादी नानी मुझसे कहती थी, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और क्या, बच्चियों को ये सब आना चाहिए। अब हमारे ज़माने में तो नहीं था। तो अच्छा है, करो। हम बैठ के वो दिन भर 4 घंटे का सेशन था, बैठ के दिन भर उन्होंने देखा। उसके बाद घर से मेरे लिए खाना बुलवाया। अरे वाह! कि नहीं थक गई हो गया। हाँ। और इतना प्यार किया है मुझे। तो मैं ये देखती हूँ कि अर्बन में क्या होता है, अपनापन कम है। हाँ, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लेते हैं। और फिर आप जब निशुल्क कोई चीज़ देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। उनको लगता है कि इसको शायद कोई फोटोग्राफ की ज़रूरत है, इसको शायद समाज में कुछ साबित करना है, या मुझे कहीं से कोई फंडिंग आ रही है। मैं आपको बता दूं, रक्षिता ने आज तक कोई फंडिंग नहीं लिया। अच्छा, मैं खुल के बोल रही हूँ ये बात। ना आज तक कहीं फंडिंग, सरकार से कोई सहयोग राशि, सरकार से कभी कोई सहयोग राशि ली भी नहीं, अप्लाई भी नहीं की। मैं सरकार की कोई दोष नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद ही नहीं अप्लाई किया। तो मैं चूंकि एक होता है ना कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं NCERT में प्रोफेसर हूँ। अच्छा। और मैं अपनी अर्निंग करती हूँ,
मुझे सैलरी मिलती है और मुझे ये लगता था कि यू शुड डू ए बिट फॉर योर सोसाइटी, योर बिट, मतलब आप अपनी तरफ से सोसाइटी को क्या मैंने इस सोसाइटी में सब कुछ पाया, नाम, फेम, इज्जत और रिस्पेक्ट तो इतना पाया, तो मुझे भी लगता है कि मैं कुछ वापस करूं। बिल्कुल। तो जब समाज में गलत कार्य होते हैं, खासकर बेटियों के साथ गलत कार्य होता है, तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मेरी आँख से आंसू अपने आप आते हैं और मैं उसको रोक नहीं पाती। मैंने ये इमोशंस पे कंट्रोल कब किया? जब मैं ये सिखाने लगी। मैंने कहा नहीं, रोने का समय नहीं है, अब रिएक्ट करने का समय है। तो रिएक्शन ऐसा मैंने सोचा कि ऐसा रिएक्शन होना चाहिए कि मेरी बेटियां जब रास्ते से निकलें तो लगे लोगों को कि इसको छूना मतलब आग को छूने के बराबर है। आग को छूने के बराबर, बिल्कुल सही। परसों एक कार्यक्रम में ये हुआ कि वहाँ भी मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए बुलाया गया था। तो नारी तू कोमल है, अंगारे हैं, हम भारत की नारी है, इस तरीके का कोई एक वो उन्होंने बोला बोलते वक्त एंकरिंग में। तो मैंने बोला क्यों आप बोल रहे हो फूल नहीं चिंगारी है? हम फूल भी हैं, हम चिंगारी भी हैं, हम दोनों हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक स्त्री का स्त्रीत्व, एक माँ का मातृत्व वो खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। हम पुरुषों से अलग हैं। आप कभी कंपैरिजन मत कीजिए पुरुषों के साथ हमारा। लोग कहते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, मैं बिल्कुल नहीं मानती। कोई बुरा माने कोई भला माने, मैं अपनी बात कहती हूँ। पुरुष पुरुष है, पुरुष का डीएनए, पुरुष की सोच, पुरुष का व्यवहार अलग होता है। मेरी सोच, मेरा व्यवहार अलग होता है ना। इसीलिए XYXX का एक कंसेप्ट है क्रोमोसोम का। तो आप क्यों चाहते हो कि पुरुष नारी की तरह बिहेव करे और नारी पुरुष की तरह बिहेव करे? पुरुष और प्रकृति मिलकर ही तो ये संसार बनता है ना। तो आपने प्रकृति को पुरुष बनाने की कोशिश कर रहे हो, पुरुष को प्रकृति बनाने की कोशिश कर रहे हो, और ज़बरदस्ती में चंद व्यूज़ के लिए उल्टी सीधी बातें करके समाज में आप नैरेटिव्स फैलाते हो। देखिए, मैं एक संस्था से और जुड़ी हुई हूँ, विश्व मांगल्य सभा। तो विश्व मांगल्य सभा में यही सिखाते हैं कि मातृत्व को कैसे सहेजा जाए। क्योंकि आज आप देखेंगे कि कुछ वामपंथियों ने मिलकर, कुछ वामपंथ ने ऐसा नैरेटिव्स फैला दिया है कि हमारा जो आचरण, हमारा जो विचार था, हमारा जो वेशभूषा, हमारा खान पान, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब हमें लगता है हम मॉडर्नाइजेशन की ओर हैं, तो जितने कम कपड़े उतना मॉडर्नाइजेशन। यहाँ से मॉडर्नाइजेशन होता है, मॉडर्न बनो दिमाग से, वो नहीं हो रहा। क्यों? नैरेटिव सेट कर दिए हैं। 4 फिल्में ऐसी दिखाया जाता है जिसमें XYZ कोई भी एक महिला, जो जिसे आप हीरोइन कहते हैं, वो हीरोइन नहीं है, जबकि शी इज़ नॉट हीरोइन। वो कथापात्र है वहाँ की, है ना, कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर जैसा कपड़ा पहनती है। मेरी बच्चियाँ घर में भीड़ भाड़ में मार्केट जाते हैं, वो कपड़े पहन लेती हैं जो वो 4 बाउंसर रख के पहन के घूमती हैं। तो ये नैरेटिव सेट हो जाते हैं। तो ये नैरेटिव सेट होने से क्या होता है कि मेरी बच्चियों के दिमाग में कहीं ना कहीं विकृति आने लगती है कि ये कपड़े मेरे लिए सही है। ठीक है, कपड़े पहनने का उन्हें स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। मैं ये नहीं कहती कि गलत काम इसलिए हो रहे हैं कि वो गलत कपड़े पहन रही हैं। गलत काम इसलिए हो रहे हैं कि मैंने अपने लड़कों को सेंसिटाइज नहीं किया है, संवेदनशील नहीं बनाया। मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया नहीं, खासकर लड़कों को, कि कैसे नारी की इज्जत करनी चाहिए, कैसे बहन बेटी की इज्जत करनी चाहिए। मैं जब उसको ये सिखाती हूँ कि बेटा पढ़ के तुझे IIT करना है, रोज़ पढ़ ले, उस तरीके से मैं ये भी तो सिखा सकती हूँ कि बेटा ये समाज में तुम्हें कैसे रहना है। सही जब कोई तुम्हारा नाम ले तो गर्व से ले कि देखो उसका लड़का कितना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें आज ख़त्म हो गई हैं क्योंकि नैरेटिव सेट है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी इस चीज़ को मानती हैं कि जितना हमें लड़कियों को सिखाने की ज़रूरत है उतना हमें अपने लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है? बिल्कुल। मैं अपने हर एड्रेस में ये बोलती हूँ कि सबसे पहले मैं ये करना नहीं चाहती जो मैं आज कर रही हूँ। मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाना ना पड़े अगर मेरे बेटे सेंसिटाइज हो जाएं, अगर मेरे बेटे संवेदनशील हो जाएं। आप मानती है ना? बिल्कुल सही बात है कि मेरा बेटा अगर रास्ते में चलती लड़की को एक, मैं नहीं कहती कि बहन मानो, मैं नहीं कहती कि तुम गर्लफ्रेंड मानो, वो सब मैं कुछ नहीं कहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि उसे एक इंसान मानो, उसकी इज्जत करो। बिल्कुल। वो नहीं किया जा रहा। या तो आप उसको बिल्कुल उपभोग की वस्तु समझोगे या फिर आप उसको एकदम बहन समझोगे, या आप देवी बना के उसकी पूजा, हाँ, बीच बना के पूजा करोगे। बीच का कोई वो गैप कोई फील नहीं कर रहा, है ना। और ये कौन फील करेगा? मैं माँ हूँ,
तो वो मातृत्व को सहेजना, उस मातृत्व के प्रति जितनी भी गलत धारणाएं बना ली गई हैं समाज में, है ना, कि बेटा मैं तो नहीं कर पाई, तू ही जी ले अपनी जिंदगी। ये जो लाइन है ना, एक फिल्म था ना, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि क्यों सिमरन को कौन सी जिंदगी जीने के लिए आप भेज रहे हो, और किस चीज से आपको मुक्ति चाहिए, किस चीज से आपको आज़ादी चाहिए समाज में। आप कहते हो पति छोड़ दो आज़ादी, घर छोड़ दो आज़ादी। अभी मैं एक कॉलेज में गई, 650 के करीब लड़कियां थी उस कॉलेज में। मैंने पूछा कि शादी कौन नहीं करना चाहता, तो इतने हाथ उठे। बच्चियां हैं 20 साल 22 साल 23 साल की, डेंटिस्ट्री कर रही हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं करना चाहती शादी, तो उनका कहना था कि आज़ादी, टोकना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ से आई हो, तो उसने अपना गांव का नाम बताया। तो मैंने कहा किस किस ने टोका तुमको यहाँ तक आने के लिए। मैंने कहा उस पिता ने अपना साल भर का गेहूँ, अगर तुम्हारे पिता किसान हैं तो बेच के तुमको यहाँ डेंटिस्ट्री पढ़ाने भेजा होगा। अगर तुम्हारे पिता नौकरी करते हैं तो अगर तुम गांव से हो तो इतनी बड़ी नौकरी तो तुम्हारे पिता करते नहीं होंगे, क्योंकि अगर शहर में हो तो हम सोचेंगे चलो 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा हो। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा उस पिता ने तुम्हें यहाँ तक भेजा है, उस गांव ने तुम्हें यहाँ तक भेजा, और तुम कहते हो कि तुम्हें टोकना पसंद नहीं है। तो ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि टोकना आज़ादी छीनना है। मैं टोकती नहीं हूँ इसलिए आज मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैं टोकती नहीं हूँ इसलिए मेरे लड़के आज ऐसे हैं। समाज में वो टोकना ख़त्म हो गया। एक ज़माना था हमारे ज़माने में, अगर कोई लड़का सिगरेट पीता हुआ दिख जाए तो पड़ोस के गुप्ता जी 2 कनपट्टी पे लगाते थे और कहते थे कि चल घर, आज तेरे पापा को बताता हूँ। तो वो गुप्ता जी के आने से पहले वो सिगरेट फेंक जाता था, नमस्ते अंकल हो जाता था। आज कहाँ गया वो? आज गुप्ता जी आ रहे तो कहते हाँ वो टकला आ रहा है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। आज ये क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने उस अंकल की इज्जत करना सिखाया ही नहीं मुझे, है कि नहीं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहती हूँ, एक ऐसे कॉलोनी में रहती हूँ जहाँ मुझे वहाँ रहते हुए 25 साल हो गए, शादी के बाद से वहाँ रहती हूँ मैंने तब से देखा छोटे बच्चे बड़े होकर आज जिनकी शादियाँ हो गई वो आज भी आते हैं तो पैर छूते हैं। उन्हीं बच्चों को देख के बाकी बच्चे सीखते हैं। जो जितने छोटे बच्चे आप बड़े हो रहे हैं वो सब नमस्ते करना, पैर छूना, इज्जत करना। अगर क्यों तुम कहाँ जा रहे हो पूछे तो आंटी मैं घर से पूछ के निकला है, कि हमने वहाँ उस मोहल्ले में हमने एक नियम बनाया हुआ है कि हर व्यक्ति दूसरे के बच्चा गलत करता देखेगा तो टोकेगा। ये नैरेटिव चलेगा, सेट कर दिए कि वो कौन होता है बोलने वाला। मेरी बच्ची कुछ भी पहने, अब क्या मेरी पड़ोसी डिसाइड करेगी कि वो क्या पहनेगी। पतली सी स्पेगेटी पहन के मेरी बच्ची बाहर जा रही है रात को तो माँ टोकती क्यों नहीं है। हम तो सूट के अंदर शमीज ना पहने तो हमारी माँ टोकती थी, अंदर जाओ नहीं जाना बाहर। हम समझ जाते थे कि क्यों टोका गया है। वो ज़माना कहाँ गया। जिस दिन वो ज़माना वापस आएगा उस दिन ये सब हम जो कर रहे हैं ना हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आपको क्या लगता है कि ऐसी मानसिकता क्यों बनती जा रही है आजकल लोगों की कि हमें टोकना पसंद नहीं है? आज़ादी, देखिए क्या हुआ कि हम एक ऐसे भारत में थे एक ज़माने में जहाँ आज़ादी के बड़े मायने थे, है ना। वो आज़ादी एक हुई, अब एक आज़ादी है कपड़ों से आज़ादी, काम से आज़ादी, घर से आज़ादी, माता पिता से आज़ादी, या यूँ कह लीजिए भाई बहन के चाचा चाची काका काकी के टोकने से आज़ादी। हमने इतनी आज़ादी के मायने बना लिए हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पहले तो फिल्में ऐसी बनती थी जिसमें अच्छी बातें सिखाते थे, घरेलू फिल्में बना करती थी। फिल्मों में भी आप देखते होंगे कि कुछ सीन दिखाना होता था तो 2 फूल दिखाते थे, एक आंखों का पर्दा था कि माता पिता बहन भाई सब बैठ के देखते थे। आज सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो सर्टिफिकेशन जो होता है फिल्मों के लिए, वो सर्टिफिकेशन करने वाले वो क्या आंख बंद करके बैठे हैं, और एक आगे OTT जिसमें सब कुछ है, फाउल लैंग्वेजेस, अब्यूज़, सीड्यूसिंग सीन्स, सब कुछ परोसा जा रहा है। साइट्स हैं, फ्री है, ओपन फॉर ऑल है पोर्न साइट्स। आप देखिए ना अरब कंट्रीज़ में क्या आप साइट ऑन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ वो नियम क्यों नहीं बना गया? हमारी भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर मेरा ये अपील है कि पोर्न साइट्स बंद होने चाहिए। OTT में कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे रोका जा सके। OTT बिल्कुल खुलकर छूट दी जा रही है,
तो वो सब बच्चे देखते हैं। सोशल मीडिया पोस्टिंग, सोशल मीडिया में अगर मैंने एक ड्रेस डाला है तो वो दूसरा देखकर मोटिवेट होता है। कंपटीशन है आजकल कि Competition। आपने ये बनाया, ये ऐसे डाला, फिर घर में तो टोकते हमें तो भी बुरा डालना लगता है। बुरा लगता है फिर। माएँ टोकना भी चाहे तो बुरा लगता है। बिल्कुल सही बात और है। 90% माएँ आजकल टोक भी नहीं रही है। हम्म, वो खुद भी कोशिश करती है कि जो हम उस वक्त नहीं कर पाए, हमारी सास ने नहीं करने दिया तो हम करें। मेरी सास ने मुझे कभी नहीं टोका, शायद इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई कि मैं ये साड़ी के परिधान से बाहर नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप भी साड़ी ही पहनो, पर कुछ भी पहनो जो वल्गर ना लगे। मेरा शरीर मेरा पर्सनल एसेट है, जरूरी नहीं मैं उसे दुनिया को दिखाऊं, है ना। तो वैल्यू करना सीखिए अपने शरीर की, अपने सोच की, खुद की वैल्यू जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। सही बात है ना। इस बदलते परिवेश में, लेकिन मैंने जहाँ तक आपको देखा है पिक्चर्स में, और जो भी मैंने आपका जब तक अभी जितनी भी मैंने आपसे इंटरेक्शन किया, तो मैंने हमेशा आपको भारतीय परिधान में ही देखा है। तो इसके पीछे भी कोई विशेष कारण है? इसके पीछे मेरी माँ है। मैंने बचपन से कभी अपनी माँ को साड़ी के अलावा किसी ड्रेस में नहीं देखा। वो ऐसे ही तैयार होती है, हालांकि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं लगती हूँ। और नहीं मैम, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। नहीं, इसलिए नहीं कहा। आपने मेरी माँ को देखा नहीं है। तो मेरी माँ इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी कभी उन्होंने ऐसा कोई ड्रेस नहीं पहना, ऐसा कोई कहना चाहिए ब्लाउज़, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे कभी ऐसा लगा हो कि मुझे अरे मेरी माँ आ रही है, क्या कपड़े पहन के आ गई। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वरिष्ठ उससे रिटायर हुई हैं, पासपोर्ट ऑफिसर से रिटायर हुई, और उन्होंने हमेशा अपनी एक गरिमा बनाए रखा। बिंदी, साड़ी, और साड़ी का जो चॉइस ऑफ उनके साड़ीज़ थी वो सब मेरे दिमाग में कहीं कहते हैं बैक ऑफ द माइंड वो होती गई। फिर जब मेरी शादी हुई, शादी होने की, और फिर उनका टोकना, हमेशा उनका टोकना कि ये नहीं पहनना, इस पे चुन्नी नहीं है, या इस पे ये ज़्यादा झीना कपड़ा है, ऐसा टोक टोक के उन्होंने हमको, कहते हैं ना जैसे कुम्हार वो करके घड़े को चिकना बनाता है ठोक ठोक के, उसी तरीके से उन्होंने हमको बिल्कुल एक गढ़ा है। हम दो बहनें, हम दोनों को गढ़ा है उन्होंने, विचार में भी, और किसी चीज़ को किसी भी एक परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, कहते हैं ना कि वो सोच डेवलप किया उन्होंने। फिर मेरी शादी हुई, मैं आई तो मेरी सासू माँ, मैंने उन्हें भी भारतीय परिधान में देखा, पर उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि ये मत पहनो। उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम ऐसा रखो, पल्लू रखो, ये क्यों कर रही हो, कभी नहीं टोका। हमेशा ये कहा कि आगे बढ़ो, तुम ये सब छोड़ो, हम कर लेंगे, तुम्हारा कार्यक्रम है, तुम जाओ। और मेरा पहला जो मुझे सम्मान मिला था, पहला सम्मान जब मुझे मिला, मुझे अनीता जी ने दिया, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, दामिनी संस्था की। तो जब वहाँ पे विधायक थे तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं ये पहला सम्मान लेना चाहूँगी अपनी सासू माँ के हाथ से। अच्छा। तो वो भी बड़े सहर्ष मान गए। तो वो एक मेरा ज़िंदगी का वो था कि जिस व्यक्ति ने मुझे शादी के बाद कभी रोका नहीं, जिस व्यक्ति ने मुझे शादी के बाद हमेशा बोला कि छोड़ो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, तुम आगे बढ़ो। अगर मैं पढ़ रही हूँ, मैंने PhD, मैंने MS साइकोलॉजी सब शादी के बाद ही किया, तो इससे पहले मैं MBA थी। तो उन्होंने हमेशा बोला पढ़ लो, कुछ करना है काम तो हम कर लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में आज भी हैं। और मेरी 2 माएँ हैं, एक मेरी अपनी माँ, एक मेरी सासू माँ। और मेरी माँ से ज़्यादा शायद मेरी सासू माँ से ज़्यादा पटती है। तो मेरी माँ थोड़ा सा उस बात पे अंदर से मुझे लगता है नाराज़ ही रहती है कि हाँ तुम तो अपनी सासू माँ को बताओगी। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादा उनसे ना वाइब्स मैच करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत रेयर भी है, ऐसा बहुत अमूमन ऐसा हाँ, होता नहीं है, पता नहीं क्यों, पर ये बहुत अच्छी बात है। आप ये जो समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, ये आप शादी के पहले से कर रही हैं, या ये कुछ ऐसे विशेष कुछ आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ जिसके बाद आपने सोचा? हाँ, बिल्कुल, कि मुझे ये करना चाहिए? मेरी शादी हुई तो मैं बहुत ही, कहना चाहिए कि रॉ विचार थे मेरे, मतलब मैं बहुत परिपक्व नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड रत्नाकर त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उनकी एक सोच और उनका एक विचार, वो सब वो मेरे ऊपर धीरे धीरे कहते प्रभावित करना। और मैं जब बात करती थी, चूँकि साउथ इंडियन थी, तो मेरी बातचीत में भी थोड़ा सा उर्दू में ग बोलना है तो मैं ग बोल देती थी, या
ज बोलना है तो ज बोल देती थी, है ना। तो इस तरीके की कुछ थोड़ी उच्चारण में भी त्रुटियां जो रही, उन्होंने उस सबको ठीक किया। तो मैं कभी कभी गुस्सा होती थी तो वो कहते थे कि तुमको आज ये समझ में नहीं आएगा, कहीं इतनी जगहों पे जाती हो, कहीं जाके ऐसा गलत बोलोगी तो वो बुरा लगेगा। तो मैं उस वक्त तो बुरा मानती थी कि अरे टोक दिया, लेकिन आज मुझे लगता है लोग कहते हैं आपकी हिंदी अच्छी है या आपकी उर्दू अच्छी है, तो मैं कहती हूँ कि ये उसके पीछे रत्नाकर त्रिपाठी है। मैं अपने घर में गलत बोल ही नहीं सकती, मेरे बच्चे भी नहीं बोल सकते। उन्होंने मुझे आरएसएस में जाने का भी मैं संगठन से जुड़ने का भी एक कारण वही है, वो हमेशा मुझे बहुत चीज़ें सुनाते थे आरएसएस का, तो वो एक प्रभाव आता गया। फिर मैंने उन्हें देखा कि कभी कोई किसी की मृत्यु हुई, सामने से वो शांति वाहन जा रहा है तो वो रुक के प्रार्थना करते थे, एम्बुलेंस जा रहा है तो वो प्रार्थना करते थे ईश्वर ठीक जल्दी पहुंचाना और बचा लेना इनको। और मैं ये देखती थी कि पूजा पाठ करना, पूजा पाठ मेरे घर में भी होता था, लेकिन जिस हिसाब से वो पूजा पाठ करते थे, एक एक चीज़ बताते थे, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है। और कोई आया तो उसकी मदद कर देना, रास्ते में कोई मिला तो उसको घर तक छोड़ के आना, रात में चूँकि पत्रकार थे तो 2 बजे घर आ रहे हैं, 2 बजे कोई मिल रहा है तो उसको घर छोड़ के, हम कहते थे क्यों ये खतरा लेते, तो कहते यार बेचारा पैदल जा रहा था, मेरे पास थोड़े पैसे थे तो मैंने उसे दे दिया। इस तरीके की चीज़ें सुनते दिमाग में देखिए सकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं। फिर यूँ हुआ कि जब कॉलेज में पढ़ाने जाना शुरू किया तो बच्चों के साथ मैंने पौधारोपण ये सारी चीज़ें ऐसे करती गई। फिर ये एक बीमार बच्ची की मदद करने से मेरी मदद की भावना शुरू हुई। फर्स्ट टाइम जब मैंने एक दिल में छेद वाली बच्ची को, बहुत छोटी थी वो, 3 साल की थी, वहाँ से जब मदद मेरी सहेली ने बोला तो मैंने उसकी मदद की, तो मेरे अंदर एक कहते हैं एक ऐसा शांति आया। मैंने कहा कि मदद करने से शांति आती है, बहुत अच्छा लगा। बस वहाँ से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। तो ये आपने आत्मरक्षा ही सिखाने का क्यों सोचा? मतलब आप समाज सेवा में तो बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम कर सकते हैं। वो सब भी करती हूँ मैं। अच्छा। लेकिन प्राधान्यता जो मैं देती हूँ इसको देती हूँ। तो उसके पीछे भी कोई खास वजह? उसके पीछे कारण ये था कि मैंने बताया आपको कि मैंने ताइक्वांडो, एक कोरियन कराटे में नेशनल्स खेला है, सिल्वर मेडल मतलब हासिल किया, और एक अंदर एक एक्टिवनेस रहता था मेरे अंदर, एक कॉन्फिडेंस रहता था। रात को भी निकली हूँ कहीं तो मुझे ऐसा कभी डर नहीं लगा। तो जब मैं देखती थी बच्चियों को कि अरे मैं कैसे करूँगी, मुझे डर लगता है बाहर जाने से, तो मुझे बुरा लगता था। आपने पॉक्सो एक्ट के तहत भी कुछ ऐसे काम किया है, तो उसके प्रमुख बिंदु क्या होते हैं? और एक चीज़ और मैं उसके साथ जोड़ना चाहूँगी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित होते हैं पर सामने आने से हिचकिचाते हैं या डरते हैं। देखिए, बाल कल्याण समिति की सदस्य रहते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। हमारे पास एक दिन में लगभग 12 केसेस भी आते थे, कभी कभी 14 तक केसेस आ जाते थे। सारे पॉक्सो के केसेस नहीं आते थे। देखिए, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन उत्पीड़न से संरक्षण की बात हम करते हैं। तब यौन उत्पीड़न की बात आती तो लोगों को ये लगता है कि पेनिट्रल सेक्स की बात है। ऐसा नहीं है। किसी भी बच्चे 0 to 18 इज ए चाइल्ड। अब जो चाइल्ड के साथ उसके मर्जी के बगैर या उसकी मर्जी के साथ भी वो भी पॉक्सो में ही आएगा। आपने उसको गलत छुआ, गलत तरीके से उसके साथ सेक्स किया या सेक्स करने की प्रक्रिया की, या कहना चाहिए उसको अपराध के तौर पे ज़बरदस्ती करना, या फिर यूँ कह लीजिए उसके निजी अंगों को छूना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि ये पॉक्सो के अंतर्गत आता है। तो इसमें दरअसल क्या होता है कि पुलिस की एक मुख्य भूमिका होती है। जब ये कंप्लेंट करने जाते हैं, अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज कराती है और समय निकल जाता है तो फिर वो बेकार चला जाता है। 24 घंटे के अंदर ये नियम है कि पीड़िता का मेडिकल होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने पेनिट्रल सेक्स की कोशिश की या किया, तो 24 घंटे के अंदर अगर उसका मेडिकल जांच नहीं होता है तो साबित नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको न्याय नहीं मिल पाएगा पीड़िता को। तो बाल कल्याण समिति में रहते हुए मैंने एक चीज़ ये देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चियां रास्ते से भटक गई और कुछ गलत हुआ तो उसमें भी सज़ा होती है लड़के को। ये बात ध्यान रखा जाए कि आपसी
सहमति से है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पॉक्सो एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत अच्छा एक्ट है जिसमें संरक्षण के साथ साथ हम उनको न्याय दिलाने की भी बात करते हैं। ये जो मेडिकल होता है वो गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर ही करें, ये ज़रूरी है, आप किसी से भी ना करवाएं। और जब आप शिकायत दर्ज करने जाएं तो आपके साथ एक सब इंस्पेक्टर लेवल रैंक के व्यक्ति आपके साथ जाए और वो जांच करवाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो बिना रुके, देरी किए, बिना कपड़े बदले, बिना नहाए धोए आप अपना कंप्लेन लॉन्च कराने जाएं। कोई भी पुलिस अगर मना करती है कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये हमारे परिधि का नहीं है, दूसरे थाने में जाइए, तो आप उनसे कहें कि 0 पे एफआईआर कीजिए। 0 एफआईआर के बारे में कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर मैं न्यू मार्केट एरिया में मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एक पर्स भी चोरी हुआ है और मैं बाग मुगलिया में जाके उस बात का मुझे ध्यान आता है, भान होता है, तो मैं बाग मुगलिया स्टेशन पे अपना 0 एफआईआर दर्ज करा सकती हूँ। तो आपका एफआईआर उस समय त्वरित दर्ज हो जाता है। पर मुझे एक चीज़ पूछनी है कि अगर हम कभी ऐसे जाते हैं तो पुलिस वाले ये बात क्यों नहीं बताते कि आप इसके अंतर्गत करा सकते हैं? वो तो सीधे डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ये हमारे थाने के अंदर नहीं आता है, तो हम इसकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, पुलिस की भूमिका पहले थोड़ी सी डामाडोल रहती थी, मैं भी मानती हूँ, पर अब मैं ये देखती हूँ कि पुलिस बहुत ज़्यादा तत्परता से काम कर रही है, क्योंकि कानून है। और जैसा कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं, तो राजा के बदलाव से प्रजा में भी बदलाव आता है ना? और जो कामगार हैं उनमें भी बदलाव आता है। अगर राजा ही प्रजा का ध्यान रखने वाला नहीं होगा तो जो अफसर होंगे वो भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसा वो देखेंगे हवा बहती हुई, वो भी उसी रो में बहेंगे। अब लेकिन ये सब नहीं है, आप जानते हैं, अब 56 इंच का सवाल है ना? अब देश बदल रहा है, मेरा देश बदल गया है। तो आप जाएंगे, अब आप जाइए, मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि कोई पुलिस आपको मना नहीं करेगी, और अगर पुलिस मना करती है तो आप उनसे ऊपर लेवल के जगह पे जाके आप अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। आप दूसरे थाने में जाके 0 एफआईआर करा सकते हैं, आप डिजिटल एफआईआर करा सकते हैं, आप कुछ नहीं तो आप मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते हैं, आपके पास कॉल सुविधा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पास जो हम कहेंगे नहीं हो सकती। आज सब कुछ पॉसिबल है। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं कि अब तो पॉसिबल है, लगता भी है, बदलाव दिख रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी भी क्या आप, अगर ऐसे देखा जाए तो आप मानती हैं कि जो हमारी बेटी हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं? नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, जब हमको कहीं किसी टीवी शो पे भी बुलाया जाता है तो ये पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है, ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बोला जाता है। एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, और एक तरफ मैं समाज सेवी बैठ के दोनों आपस में लड़ते हैं, आपके सरकार में इतना रेशो था, आपके सरकार में इतना रेशो। तो मैं बोलती हूँ कि सरकार बाद में आती है, घर से बदलाव की शुरुआत होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मेरे बेटों को संवेदनशील बनाना है। हर परिवार में ये शुरू हो जाए कि माँओं को करना चाहिए ये चीज़ें। अब आप पूछेंगे पिता क्यों नहीं? क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है मुझसे। तो माँ इसलिए कि माँ से बच्चा जुड़ा हुआ होता है, माँ जो कहती है उसका असर बच्चे पे ज़्यादा होता है, और माँ ही मेरे ख्याल से बच्चे के साथ अंदर तक जुड़ी रहती है ना? वो अम्बिलिकल कॉर्ड जब काटा जाता है तब वो अलग होते हैं, लेकिन अलग होने के बाद भी वो एक, कहते हैं ना, इनडायरेक्ट जुड़ाव बना रहता है, और माँ निर्माण करती है। इसीलिए मातृत्व पे काम होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि मातृत्व पे काम क्यों होना चाहिए? जितने भी महान शासक बने, महान पुरुष बने, महापुरुष बने, वो सब, उन सब की माँओं का बहुत बड़ी भूमिका है, योगदान। शंकराचार्य भी जब जागृत हुए, जब उनकी माँ कहती थी कि जागृत शंकरा जागृत, आप किसी का भी शिवाजी हैं, आप, there are n number of examples where mother has contributed a lot to become the to make a person successful, और एक अच्छे विचारधारा के पुरुष बनाने के लिए it was the mother who tried। and कहते हैं ना, सक्सेस, पुरुष के सक्सेस के पीछे एक स्त्री होती है, वो पहली स्त्री माँ होती है।
पत्नी बाद में आती है, वो पत्नी भी किसी की माँ होगी, तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। बाल कल्याण समिति की सदस्य भी रही हैं आप, तो उसमें कैसे बच्चे आते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, और आप काउंसलिंग भी करती हैं, तो किस तरह से आप उनको उबारती हैं उस चीज़ से? मैंने बहुत वहाँ पे भी मैंने कहा ना मैं इमोशनल हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो कई बार ये होता था कि बच्ची अपनी दुख सुना रही है और हमारे आंसू निकल रहे हैं, तो मुझसे कहा भी जाता था इतना इमोशनल होकर काम कैसे करोगी। तो वो मैं कहती थी कि किसी के आंसू देख के अगर अपने आँख में आंसू नहीं आए तो आप तो इंसान ही नहीं हो ना, बिल्कुल सही आप बात जिंदा है। नहीं हो। बिल्कुल सही बात तो है। मुझे उस बात से कोई ऐसा वो नहीं है कि आंसू आते। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि जहाँ पे कभी कभी पिता, कहना नहीं चाहिए मगर कभी कभी पिता ही ऐसा कुछ गलत काम कर रहा है। कभी कभी कुछ जगहों पे तो ऐसा हो गया कि पिता और भाई ने मिलके ऐसा किया। दूसरे मतलब उसमें मैं कहूँगी कि रिलीजन भी अलग है, आप कुछ कह भी नहीं सकते ऐसे लोगों को, ऐसी स्थिति आ जाती है। बच्चियाँ इतनी डरी हुई रहती हैं। और आपको पता है पॉक्सो कहते, किसी ने कहा कि घूर के देखना भी पॉक्सो के अंदर एक अपराध है। बात ऐसा नहीं है कि घूर के देखना एक अपराध है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चियाँ उससे गुजर रही होती हैं और हम समझ नहीं पाते। मैं आपसे एक बात कहूँ कि कई ऐसे सेशंस हम लोग जब पॉक्सो के सेशंस लेते हैं तो वो अपनी बातें बोलते हैं कि मेरे दादाजी मुझे ऐसे पकड़ के प्यार करते तो वो मुझे पसंद नहीं आता, मगर मैं कह भी नहीं सकती। आप देखिए प्यूबर्टी की तरफ जाती हुई बच्ची को, अगर दादा का इंटेंशन बिल्कुल बुरा नहीं है मगर वो बच्ची को वो चीज़ ऑकवर्ड लग रहा है ना। तो हमें ये मैं कहना चाहूँगी बुजुर्गों से भी घर के और पुरुषों से भी ये कहना चाहूँगी कि हम किस तरह छू रहे हैं, वो एक सामने वाला उसको किस तरह ले रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। तो फिर बच्चियाँ कह नहीं पाती, अंदर अंदर घुटने लगती हैं और घरों में गलत भी होता है। मतलब हम कहते हैं ना कि मेरा अपना ही है जो मुझे धक्का दे रहा है, मेरा अपना ही है जो मेरे साथ बुरा कर रहा है। बाहर का व्यक्ति बाद में आता है, मेरे पड़ोस का अंकल आता है, मेरे घर के कोई काका आ सकते हैं, गांव के कोई काका आ सकते हैं। जो बच्ची गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव गई हो और उसका अपना कज़िन ब्रदर उसके साथ गलत कर दे और फिर ये कह दे कि अरे किसी को पता नहीं चलेगा, तो आप सोचिए फिर समाज किस दिशा में जा रहा है। इसके पीछे क्या है? क्या गांव की माँ समझा नहीं पा रही अपने बच्चों को, या समय, या बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है पॉन्ड्स की, या बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हैं कि ऐसी चीज़ों में दिमाग। देखिए जो ज़्यादा फ्री होता है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा शैतान की तरह दौड़ता है, ये फैक्ट है। जो बहुत ज़्यादा काम करता है उसके दिमाग में ये सब चीज़ें, इसीलिए शायद बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल प्रायोरिटी में नहीं आती, सेकेंडरी चीज़ें होती हैं ये कि देखेंगे, पहले मैं काम कर लूँ। और आप ये एक और मैं घटना आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया अंकल, एक बच्ची ने मुझसे पूछा, मुश्किल से वो बच्ची रही होगी 10 या 11 साल की बच्ची होगी। वो कहने लगी कि मैं घर में अकेली थी, मेरे पड़ोस के अंकल आए और कहने लगे बेटा मैं बीमार हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ अगर वो अंकल कभी सुन रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ जाए, और ज़रा ये मुझे मालिश कर दो, मैं तेल लेकर आई। हालांकि वो जो भी, इसलिए अब उसको ज़्यादा उछाला नहीं गया कि उन लोगों ने जो भी करना था उस पर कार्रवाई कर ली। वो बच्ची समझदार थी, उसने खिड़की से बोला अंकल मैं अकेली हूँ घर में, दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। ये बात माँओं को बच्चों को समझाना चाहिए कि हमारा अपना कितना भी व्यक्ति आए कि हमें दरवाज़ा नहीं खोलना है। समाज क्या कहेगा, वो काका तो गांव से आए थे और तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, हमारी गांव में इज्जत चली जाएगी। ये सब मायने नहीं रखता, बच्ची अकेली है। मैं तो अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ जब मैं सेल्फ डिफेंस का सेशन लेने जाती हूँ, क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे ये बहुत होता है कि बच्ची अकेली है तो भी कोई आ रहा है, पड़ोस का, गाँव का, कहीं दूर का रिश्तेदार उसको बच्ची खाना बना के दे रही है और वो ज़बरदस्त। ये भी हुआ है, ये बात भी मेरे से कहा गया है। अच्छा। मुझसे बच्चे मैं कहती हूँ ना कि काउंसलिंग में बच्चे सब कुछ बताते कि हमारा एक छोटा सा रूम होता है, एंट्री एक ही होती है, एग्जिट कुछ नहीं होता है, और मैं खाना बनाने बैठी हूँ उनके लिए तो वो अंदर ही बैठेंगे और मुझे देखते रहेंगे। अब बच्चे झुक के खाना बनाते हैं, गलत तरीके से बैठ के खाना बनाते हैं। गलत तरीका क्या होता है, वो अपना तरीका होता है बैठने पर। अब वो सामने वाला बैठ के उसको घूर रहा है,
वो कैसा बिहेव, मतलब कैसा उसको लगता होगा। बहुत ज़्यादा बुरा। ये ऐसे मामले भी होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब ऐसे कोई आए ना, तो बाहर निकल के कहना चाहिए आप यहाँ बैठिए, मैं कुर्सी बाहर डाल देती हूँ और तुम अपना अंदर जाके जो सामान लाना, या किसी को बाहर से बुला लो, कम से कम अपनी सेफ्टी रखो। और आपको मैं एक कौन सा अभी घटना बता रही थी, देखिए दिमाग से उतर गया। तो इसी तरीके के जो अड़ोसी पड़ोसी जो गांव के लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। कोई मतलब नहीं। हाँ, मैं आपको ये घटना बता रही हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, मेरी बेस्टी है, वो मेरे मोहल्ले में रहती है। उसकी बच्ची मेरे ख्याल से 5 साल की थी, तब से वो लोग मोहल्ले में आए। एक दिन मैं घर गई एंड शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, और मैंने कहा बेटा दरवाज़ा खोलो। तो उसने मुझे अंदर से बोला आंटी मम्मी नहीं है, जबकि मेरी बेस्टी है, मैं रोज़ उस घर में जाती हूँ। मुझे 1 सेकंड के लिए बुरा लगा, मैंने कहा मम्मी नहीं है तो ये मेरे लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, जबकि मैं सिखाती हूँ। पर खुद पे आया तो बुरा लगा। तो मैंने पलटी, तो फिर अंदर से उसने कहा सॉरी आंटी। उसका सॉरी ने मुझे जताया कि भाई मैं ही तो सिखाती हूँ ये चीज़ें। सही बात उसकी है। माँ ने वो चीज़ें उसको सिखा के रखी है। और आई एम सो प्राउड ऑफ रेखा वर्मा, वो मेरी फ्रेंड है। उसकी बच्ची ने मेरे साथ ये किया, तो मुझे उस वक्त 1 सेकंड के लिए बुलाया। मैंने कहा कि यार, मैंने उससे बोला कि मुझे रेखा बुरा लगा, लेकिन मैं एट द सेम टाइम प्राउड भी फील किया कि तुमने कितनी अच्छी शिक्षा दी उसको। तो ये शिक्षा हर माँ को देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसी से शायद हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और चीज़ें आगे अच्छे से चलेंगी, या बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि माँओं का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और माँ ही कह दे कि जा सिमरन जी ले, कि हम तो नहीं कर पाए बेटा, तू पार्टी कर ले। तुम एक तो बाहर जाके पढ़ने का कंसेप्ट भी बहुत हो गया है। स्वच्छंदता कितनी हद तक जानी है, इलास्टिक को कितना खींचना है कि वो टूट के आपके हाथ में आके ना लग जाए, ये सीखना चाहिए। ये जो स्वतंत्रता एक ऐसी इलास्टिक है। पर मुझे ऐसा लगता है बाहर जाना तो मजबूरी है। अगर सपोज कोई छोटी जगह पे रह रहा है और उसे उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना है, वहाँ उसके स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं है, तो वो तो उसकी मजबूरी है कि बाहर जाना है। हाँ, ये है कि आप बाहर जाके आप पढ़ाई कर रहे हो या उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं, वो अपने आप में ही समझदार होना मुझे लगता है कि होना चाहिए। बाहर शायद पहले कभी कोई नहीं गया क्या? बाहर जाके लोग डॉक्टर नहीं बने, पहले इंजीनियर नहीं बने, पहले किसी ने रॉकेट उड़ाने में मदद नहीं किया। ये जितने लोगों ने मंगलयान में, जितनी स्त्रियों ने अपना योगदान दिया, वो क्या आज की बच्चियां हैं? सब मेरी उम्र की होंगी, मुझसे बड़ी होंगी, कुछ तो रिटायरमेंट की एज की होंगी। तो क्या उस वक्त उन्होंने बाहर अपने गांव में रह के ये पढ़ाइयाँ की थी? बाहर आके की थी ना। लेकिन वो अपना देश नहीं भूले, कल्चर नहीं भूले, सभ्यता नहीं भूले। सही बात है। क्योंकि निगाह रखी जाती थी। मुझे एक बात बताओ, जो बच्ची घर से बाहर जा रही है और जो 1.5 महीने 2 महीने बाद आती है, तो उस वक्त उसका जो शक्ल में परिवर्तन या उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो ये माँओं का कर्तव्य है, ये मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप टोकना शुरू करें। कुछ आपको लगता है गलत है तो प्लीज़ टोकिए, क्योंकि ये टोकना उसकी ज़िंदगी बचाएगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चियाँ उस वाकई में सूटकेसों में पाई जाएंगी, और हम देखते भी हैं ना, हो भी रहा है। मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आपसे बात करते करते घूम रहा था, मैं पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, बच्चियाँ सूटकेस में पाई जाती हैं, पर आजकल बच्चियाँ भी तो वैसे ही कर रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या सोचना, क्या शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए कि आगे जाके वो इस तरह का कुछ ना करें? देखिए, ये सवाल इतना आज के ज़माने का इतना प्रासंगिक सवाल है आपने जो पूछा, क्योंकि ये मुझसे पहले भी पूछा गया कि बच्चियां अभी जो कर रही हैं वो क्या सही है। अभी इंदौर में रावण के बदले में बोला कि ये जो 2 लड़कियों ने जो किया उनके पुतले जलाएंगे। तो मेरा ये कहना था कि कोई भी चीज़ को इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए। पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा, है ना। ये कोई राजनीति तो है नहीं कि हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या कोई ट्रेड यूनियन नहीं है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जो हो गया वो तो हो गया, अब उसके मूल में जाना चाहिए। दरअसल अपने यहाँ पे क्या होता है कि हम केस स्टडी नहीं करते। हमारे यहाँ के साइकोलॉजिस्ट हुए, हमारे यहाँ के रिसर्चर्स हुए, वो इस तरीके की घटना को लेकर एक रिसर्च करते नहीं हैं कि ये अगर कोई अपराधी बना तो वो क्यों बना, उसके पीछे क्या कारण था। तो सोनम रघुवंशी, उसने अगर ऐसा किया तो क्या वो पहले से ही उसके दिमाग में बचपन में
ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी माँ को ये पता नहीं हो कि मेरी बेटी में बहुत गुस्से का स्वभाव है, या मेरी बेटी छोटे छोटे चीज़ों पे बड़े बड़े बहाने लगाती हैं। या देखिए, साइकोलॉजिकली बच्चों को आप टेस्ट करते रहिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो गुड़िया से खेल रही है और गुस्सा आया तो गुड़िया को फाड़ के फेंक दिया, या कभी आप देखेंगे कि आपकी सहेली को कुछ अच्छा मिल गया तो आपने एक जानबूझ के उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और आपको पता चला, तो आप उसी वक्त सोचिए कि आपकी बेटी जो है मेंटल डाउन उसमें जा रही है, मतलब डिस्टर्बेंस में जा रही है। उस वक्त उसको इलाज की ज़रूरत है। आजकल क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अरे हम क्यों अपनी बेटी को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, वो मेंटल थोड़ी है। भाई हम सब मेंटल हैं, हम सब में कहीं ना कहीं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गलत भावना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर इसका प्रॉपर देखिए, हमारी एनर्जी अगर प्रॉपरली हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो विध्वंस की तरफ जाएगा। अब साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो कारण जानने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होमवर्क में देते हैं कि जो वो करें तो सकारात्मकता की तरफ वो जाएं। अब सकारात्मकता की तरफ अगर आपकी बेटी नहीं है तो आप हंस देते हो। कल हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे एक बहुत ही खुश मिजाज माँ ने, वो पूरे कार्यक्रम में उनकी चेहरा अलग ही दिख रहा था। और उनकी बेटी आई तो वो अपनी बेटी को मिलवाने लाई हम लोगों से, तो बोली कई दिन बाद मिली थी, तो कार्यक्रम में उन्होंने अपने गले लगा लिया बेटी को। गले लगाया तो बेटी का रिएक्शन था, ये कोई जगह है ये सब करने का? एंड शी वाज सो रूड, आई टेल यू। मुझे इतना बुरा लगा देख के, मेरी फ्रेंड को इतना बुरा लगा देख के कि ये क्या कर रही है। फिर उसकी माँ ने उसको ऐसे कडिल ऐसे करके वो करके ले गई, तो उसने वो हाथ को ऐसे खींच के निकाल दिया। देखिए ये सब सिम्टम्स हैं। अच्छा। माँ ध्यान नहीं दे रही, माँ हंसती जा रही है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वो बोल रही है मेरी बेटी है और ये तूने जो पहना अच्छा लग रहा है, तो कहती है कि क्या है ये सब बातें क्यों कर रही हो यहाँ पे। एंड शी वॉज सो वेरी रूड विथ हर मदर कि मुझे उस वक्त लगा कि अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं अभी इसका ट्रीटमेंट करती, ईश्वर कसम। क्या होता है, माएँ ध्यान नहीं दे रही, वो इतनी अंध, मतलब कहना चाहिए प्रेमांध हो रही है ना, प्रेमांध हो रही है कि बेटी इतने दिन बाद मिली, वो खुश होकर खुद ही हंसे जा रही है। वो माँ है ना, वो ममता अपनी लुटा रही है, वो ममता लुटा रही। पर आपका बच्चा, बेटा बेटी जो कर रहा है आपके साथ, वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं गलत दिशा में जा रहा है। और मेरा ये कहना है कि मैं देखिए जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, हो सकता वो लड़की बहुत थकी थी, हो सकता कुछ और रीज़न रहा हो, गुस्से में थी, पर ये सारी चीज़ें, आप कितने भी गुस्से में रहो, आप बहुत दिन बाद माँ से मिलते हो तो आप ये व्यवहार नहीं कर सकते। सही बात है। तो ये जो चीज़ें हैं आजकल माएँ कहीं ना कहीं लैकिंग में आ रही हैं कि हम इग्नोर करने लगते हैं। ये मैंने भी बच्चों में बहुत देखा है, आजकल के बच्चों में बहुत माता पिता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ। उनको क्या लगता है ये इनका काम है, आपने क्या कर लिया। कई तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बच्चे, मैंने सुना है ऐसा अपने सामने कई बच्चों को बोलते हुए, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं जैसे कोई, तो मैंने सुना तो बच्चे बोल रहे हैं कि माँ बाप से ही बोल रहे हैं कि अरे तो आप ही का तो डिसीजन था कि हमको पैदा करना है। हाँ, ये आजकल फैशन हो गया तो है। क्या मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम कुछ पुराने बहुत ज़माने की बात कर रहे हैं, हम बैकवर्ड बातें कर रहे हैं कि हमारे ज़माने में तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थे, और बात ज़माने की नहीं है। क्या ये बोलना सही है आज या 10 साल बाद भी या उसके 20 साल बाद भी? सही तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमारे परिवार ना छोटे होते चले गए। न्यूक्लियर परिवार में माँ भी कमाने जा रही है, पिता भी कमाने जा रहे हैं, बच्चा 5-6 घंटे बाद मिल रहा है, तो माँओं के अंदर एक गिल्टी भावना आ जाती है कि मैं इसको क्या नहीं करके दे दूँ, जबकि वो परिवार के लिए कमाने जा रही है। सबसे पहले माँओं को गिल्टी भावना अपनी छोड़नी पड़ेगी। जो होता है ना आत्मग्लानि, अरे मैं अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही। जितना टाइम दो क्वालिटी टाइम दो। सही बात। आप 10 घंटे उसके साथ बैठे, इवन घर में रहने वाली महिला भी अगर अच्छी बात नहीं सिखा पा रही अपने बच्चों को तो वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रही है। सही बात है ना। वो ये कह रहे हैं कि बच्ची कभी भी आ रही कभी भी जा रही, उसकी झूठ, बच्चा कभी भी आ रहा कभी भी जा रहा, उसका झूठ आपने जो है पकड़ के रखा, पापा को नहीं बताएंगे। आपका बेटा पहली बार सिगरेट पीता है तो माँ को पता चलता है, आपका बेटा पहली बार शराब पीता है तो माँ को पता चलता है, तो माएँ क्यों छुपाती हैं? उसी वक्त इलाज करें ना। और अगर आपको नहीं इलाज करना है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, तो आप समझाइश दे सकते हैं, उसका सही गलत का दिशा बता सकते हैं,
आप अवॉइड करते हो कि अरे वो आँखों का जो एक शर्म का पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, आज हम पूछ लेंगे तो कल को खुल के वो डर है। माता पिता के अंदर आजकल मातृत्व छोड़ के डर का एक जगह ले लिया है। डर ने जगह ले लिया, आत्मग्लानि ने जगह ले लिया। अब हाउ टू कंपनसेट दी गैप। अब वो कंपनसेटिंग द गैप में सब कुछ आता है। आप उसके हर अननेसेसरी डिमांड्स पूरे करते जाते हो। फिर टोकने वाला न दादी है, न नानी है, न काका है, न काकी है, न चाचा है ना। अगर वो आके बोलता है कि बुआ ने मुझे आज ऐसा बोला, तो माँ कहती है कि वो कौन होती है बोलने वाली, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, वो कैसे कैसे बोल सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ओके, सवाल तो अभी मुझे लग रहा है मैं आपसे बहुत और भी पूछूं, और भी चीज़ें सोच रखी थी मैंने कि और भी पूछे, पर समय की कुछ पाबंदी है हमारे साथ। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ब्रीज त्रिपाठी जो हैं वो क्या सलाह देना चाहती हैं या क्या समझाइश देना चाहती हैं आज की जनरेशन को कि उससे जिससे हमारा जो समाज है वो और प्रगति की ओर जाए। देखिए, समझाइश तो आज की जनरेशन लेगी नहीं, तो सलाह भी नहीं दूंगी। मैं अपनी एक बात कहूँगी कि समय, सारे दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। आज का ये समय निकल गया तो फिर वो कभी लौट के नहीं आता। तो आपके डिसीजन है कि आपको कितने योनियों से संचार करते हुए आप चलते चलते इस योनि में आए। मनुष्य योनि में एक ही बार मिलती है। अब उस मनुष्य योनि में आपको अपना क्या फुटप्रिंट्स छोड़ के जाना है। कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ना है, या लोग आपको याद करें आपके जाने के बाद, या ऐसा कुछ करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी आपकी जो है गूंजती रहे। ये आपको सोचना है। आप इसको शराब में भी गंवा सकते हैं, आप इसको टाइम पास करके क्लब्स में, फ्रेंड्स में, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि आपके आसपास के फ्रेंड्स कैसे हैं, क्योंकि कोयले से निकलोगे तो काले पड़ोगे, फूलों से निकलोगे तो सुगंधित होगे। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको फूलों के बीच में रहना है कि कोयले की खदान में जाना है। तो आपकी ज़िंदगी, आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार, अब ये तीनों को अलाइन करना ये आपका काम है। और ऐसा अलाइन कीजिए कि लोग बोल उठे, वाह वाह क्या ज़िंदगी जी है, और आपको हमेशा के लिए याद रखें लोग। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज त्रिपाठी जी, ब्रीज त्रिपाठी जी, माफ़ करिएगा मुझे। और आपकी बातें भी उतनी ही अच्छी हैं जितना प्यारा आपका नाम है। और आपने जो भी आज हमें बातें बताई हैं वो सब हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि आज जिस तरह का समाज हम देख रहे हैं, या जो हमें भविष्य भी दिख रहा है कि ऐसा समाज आगे जाके बन सकता है, उसको अच्छा करने के लिए, उसको उज्जवल करने के लिए आपकी ये बातें हमारे जीवन में बहुत काम आएंगी। धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से हमें थोड़ा सा समय दिया, उसके लिए हम आपकी बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।